का आतंकवाद फैलाओ, आणविक अस्त्रों से मरता है तो उससे मारो, कूटनीति से मरता है तो उससे मारो, आर्थिक ग्लोबलाइजेशन करके मरता है तो उससे मारो, जिस भी पद्धति से मरता है उसे मारो। तो आक्रमण के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, परंतु भारत मरता नहीं है, ये उनकी दुविधा है, उनको समझ में नहीं आता है। परंतु अब जरा भारत की ओर आओ। इन आक्रमणों के कारण से भारत बहुत क्षत विक्षत हो गया है। इतने हजार वर्षों से भी अधिक काल से ये आक्रमण सहते सहते, आक्रमणों का प्रतिरोध करते करते, युद्ध करते करते, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करते करते भारत ने बहुत आघात सहे हैं। भारत बहुत दुर्बल हो गया है, भारत बहुत क्षीण प्राण हो गया है। गत प्राण नहीं हुआ, मर नहीं गया, परंतु बहुत घाव, जैसे राणा सांगा को 80 घाव हुए थे, ऐसे अनेक घावों को भारत सह रहा है, सहता आया है, सह रहा है। ऐसी हमारी आज की स्थिति है। अब ये किन शस्त्रों का आघात है? तो मैंने पहले कहा ये कम्युनिज्म और सेमिटिसिज्म का घाव है, प्रहार है, और वो सूक्ष्म है। शस्त्रों से तो कभी भारत हारा नहीं, शस्त्रों के युद्ध में, कूटनीति के युद्ध में भी भारत कभी हारा नहीं, परंतु विचारधारा का जो आक्रमण है वो हमको भारी पड़ रहा है, वो हम बहुत आहत हो रहे हैं। मुसलमानों ने, और वह आया है ज्ञान क्षेत्र पर, भारत के ज्ञान क्षेत्र पर यह आघात हो रहा है और हम वो सह रहे हैं, हम उसके शिकार हो रहे हैं। मुगलों ने तक्षशिला, नालंदा जैसे विद्यापीठों का नाश किया, तो भवनों का नाश किया, ग्रंथों का नाश किया, अध्यापकों का नाश किया, परंतु भारत की प्रजा के हृदय में जो ज्ञान था और ज्ञान के प्रति जो पूज्य भाव था वो समाप्त नहीं हुआ। ब्रिटिशों ने, और उसके साथ साथ ये कम्युनिज्म भी तो 100-150 वर्ष पहले जन्मा है, उसके प्रभाव से हम आंतरबाह्य आहत हो रहे हैं। हमारे विचारों पर आक्रमण हो रहा है, हमारे मानस पर आक्रमण हो रहा है, हमारी बुद्धि पर आक्रमण हो रहा है। तो ब्रिटिशों ने क्या किया? पहले भारत के सभी उद्योग धंधों का नाश कर दिया, भारत की समृद्धि को लूट लिया, और बाद में शिक्षा में सेमिटिक विचारधारा को स्थापित किया। कम्युनिस्टों ने क्या किया? अभी अभी की बात है, नेहरू तो स्वयं पक्के कम्युनिस्ट थे। ये कैसे प्रक्रिया कैसे होती है आक्रमण से किसी को भी पराजित करने की? 1946 में जब भारत को सत्ता का हस्तांतरण करने के वार्तालाप चल रहा था, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली। उस समय रूजवेल्ट ने क्लेमेंट एटली को पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि आप लोग भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का अब विचार कर रहे हैं, उसमें हम दखल दे रहे हैं, वो आपको जचता नहीं है, ये बात हम जानते हैं, परंतु एक बात हम जरूर कहेंगे जो आप विचार में लेना ही चाहिए। जब आप सत्ता का हस्तांतरण करेंगे तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देना जो आपके भारत को छोड़कर जाने के बाद भी भारत को आपकी पद्धति से चलाए। So Nehru was the choice of Lord Mountbatten. ये उनकी चॉइस थी। वो महात्मा गांधी और नेहरू और सरदार पटेल वो एक पक्ष हैं, परंतु नेहरू
ये ब्रिटिशों की चॉइस थी कि उनके हाथ में जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप दोनों को ही, अमेरिका और यूएस और ब्रिटेन दोनों को ही चाहिए था कि भारत उनके ऑरा में रहे, उनके प्रभाव में रहे, उनसे उनके सामने हमेशा अपने आप को छोटा माने, हल्का माने और हमेशा हमारी तरफ मुख करके हमारे अनुसार रहे भारत। ये उन लोगों की चाह थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से रचना की और स्वाधीन भारत का पहला प्रधानमंत्री विचारधारा से हार्डकोर कम्युनिस्ट, राजकीय दृष्टि से कांग्रेसमैन और वास्तविक रूप में ब्रिटेन और यूएस का हस्तक उनके अनुसार चलने वाला। उन्होंने महात्मा गांधी को सीधा सीधा कहा था कि भारत का विकास आपके ग्राम स्वराज की पद्धति से नहीं हो सकता, हमको पश्चिम के ज्ञान विज्ञान की ही आवश्यकता रहेगी यदि विकास करना है तो। और इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले राष्ट्रीय शिक्षा के जितने भी आंदोलन थे, फिर वो महात्मा गांधी ने शुरू किया हो, रविंद्रनाथ ठाकुर ने शुरू किया हो, श्री अरविंद ने शुरू किया हो, लोकमान्य तिलक ने किया हो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया हो, लाला लाजपत राय ने किया हो, जिस किसी ने भी राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन किया, प्रयोग किए, वो सब भारत की स्वाधीनता के बाद नष्ट हो गए, सरकारी हो गए, माने अभारतीय हो गए, अराष्ट्रीय हो गए, क्योंकि वो अधिकृत रूप से मानते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो प्रच्छन्न था, गुप्त रूप में नहीं हो रहा था, अधिकृत रूप से हो रहा था। इसलिए हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे प्रत्येक विषय के सिद्धांत में, आइडियोलॉजी में, नीतियों में कम्युनिज्म ही था, सेमेटिक विचारधारा ही थी। संस्कृत भी पढ़ाएंगे तो सेमेटिक पद्धति से पढ़ाएंगे, वेद उपनिषद भी पढ़ाएंगे तो सेमेटिक विचार के अनुसार पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, जितने भी विषय होंगे उनके विचार के अनुसार ही पढ़ाएंगे। भारत में 1947 के बाद भी ये स्थापित होता रहा, अधिकृत रूप से चलता रहा और राष्ट्रीय शिक्षा के सारे प्रयास इसमें कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा ही चला है। 1969 में 1969 इंदिरा गांधी लघुमती में आ गई, अल्पमत में आ गई। सरकार बनाने के लिए कम्युनिस्टों ने उनका सपोर्ट किया और बदले में मंत्री पद नहीं मांगा, सरकार में भागीदारी भी नहीं मांगी, जेएनयू मांग लिया। जेएनयू बना, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च बनी, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ये सब कम्युनिस्टों ने इंदिरा गांधी से बनवाए और अपने अधीन करवाए। जेएनयू का कहर हम देख ही रहे हैं, हिस्ट्री, भाषा, समाजशास्त्र आदि में क्या क्या हो रहा था वो हम देख ही रहे हैं। तो ये कम्युनिस्टों का सीधा सीधा शिक्षा पर, ज्ञान क्षेत्र पर आधिपत्य था। पहले ब्रिटेन का, फिर अमेरिका का, फिर कम्युनिस्टों का ये आधिपत्य शिक्षा में चल ही हो भी गया, चल भी गया, आज भी चल रहा है। ये खतरनाक इसके लिए है कि 10-12 पीढ़ियों से हम यही सीख रहे हैं, यही सीख रहे हैं, यही सीख रहे हैं। हम और आप सब जितने भी उच्च विद्या विभूषित हैं वे सारे
कम्युनिस्टों की पैदाइश है, सेमिटिसिज्म की पैदाइश है। हमें क्या मालूम कि सांस्कृतिक इतिहास क्या होता है? हमें कहाँ मालूम है कि भारतीय समाज शास्त्र क्या होता है? हमें क्या मालूम कि भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व क्या होते हैं, क्या होते हैं? यही सब उच्च विद्या विभूषित लोग अर्थनीति बनाते हैं, शिक्षा नीति बनाते हैं, उद्योग नीति बनाते हैं, कृषि नीति बनाते हैं, संविधान की रचना करते हैं, दंड संहिता बनाते हैं, कानून बनाते हैं। सरकार काम कैसे करेगी इसकी व्यवस्था भी बनाते हैं, और उत्पादन कैसे होगा इसकी नीति बनाते हैं, टेक्नोलॉजी की नीति बनाते हैं। तो देश तो उनसे ही चलता है। हमारा जीवन एक व्यक्ति का हो या पूरी प्रजा का हो, उनके नियंत्रण में तो चलता है। और क्या चलता है? हम कहाँ कहाँ नहीं हैं। ये कम्युनिज्म कहो कि सेमिटिसिज्म कहो, यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे रसोई में, हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे बेडरूम में, हमारे ग्राउंड्स में, हमारे बाजार में, हमारे कारखानों में, हमारी सभी रचनाओं में आंतर बाह्य ओतप्रोत हो गया है। ये आक्रमण है और हमें पता भी नहीं है कि आक्रमण है, यह उसकी भीषणता है। रिसर्च उसी पद्धति से हो रहा है, हायर एजुकेशन उसी पद्धति से हो रहा है, और बालवाड़ी भी, शिशु वाटिका भी उसी पद्धति से चल रही है। किंडरगार्टन वही चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो लोग कहते हैं, सरकार ने कहा मातृभाषा में शिक्षा, हमारे शैक्षिक संगठनों ने कहा भारतीय मातृभाषा में शिक्षा, और अब मजबूर हो रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय शुरू करने के लिए। आक्रमण में हम जीत रहे हैं कि पराजित हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं। नहीं, अंग्रेजी माध्यम के बिना तो कैसे कुछ चलेगा, बढ़ रहे हैं। मैं विद्या भारती की कार्यकर्ता रही हूँ। एक समय ऐसा था जब हम कहते थे विद्यालय बंद हो गए तो चलेंगे, लेकिन हम अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं चलाएंगे। आज वही उसी विद्या भारती की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव पारित करती है कि जिले में कम से कम एक तो अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय होना चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? हार्वर्ड ने जो स्थापित किया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? हम आक्रमण में पराजित हो रहे हैं कि जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं? वो क्या रहा है? ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये दुष्प्रभाव में छोटे मोटे नहीं गिनाती, इतने व्यापक गिना रही हूँ। कौन से आहार शास्त्र का हमको ज्ञान है? भारतीय आहार शास्त्र का ज्ञान कहाँ है? हमारी रसोई नहीं बची है उससे। हमारा घर कैसे मापदंड क्या है? 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK माने पॉश। BHK क्या होता है? बेडरूम, हॉल, किचन। बेडरूम कितने हैं उसके आधार पर घर कितना बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, ये नापना, ये क्या भारतीय पद्धति है? ये तो भारतीय पद्धति नहीं है। डाइनिंग टेबल कहाँ से आया है? क्या घुटने दर्द करते हैं इसलिए डाइनिंग टेबल आया, या डाइनिंग टेबल है इसलिए घुटने दर्द करते हैं? पता नहीं क्या। आहार, विहार, वस्त्र परिधान, सब का सब घुस गए, अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद वो कच्च संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए वो एक बार शुक्राचार्य के पेट में ही चला गया। अंदर जाकर फिर उसको सजीवन करने की विद्या उसको सिखानी ही पड़ी। ऐसे ये हमारे अंदर घुस गए हैं। हमारे पाठ्यक्रम
मैं एक उदाहरण देकर फिर हमको क्या करना है इसके ऊपर जरा हम बात करें। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, मैं एक बार दोनों विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के प्राध्यापकों के साथ बात कर रही थी। मैंने कहा, आपके होते हुए आप अभी भी एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी का समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं, फिजिकल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये हमारी नहीं है। तो आप ऐसा कैसे पढ़ा रहे हैं? क्या भारतीय अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा सकते? भारतीय समाजशास्त्र नहीं पढ़ा सकते? भारतीय मनोविज्ञान नहीं पढ़ा सकते? मैंने तो तीन ही विषयों के उदाहरण दिए, और भी सारे विषयों की बात तो यही है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? जो हमारे पास भी वही उत्तर है जो उन्होंने दिए हैं। आधे लोगों ने कहा, यूनिवर्सिटी कहने के लिए स्वायत्त है, हमको यूजीसी कंट्रोल करती है, वो जो पाठ्यक्रम अप्रूव करती है वही हमको चलाना पड़ता है, और यूजीसी इज डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय कम्युनिस्ट्स। और आधे लोगों ने कहा, जो अधिक चिंता का विषय है, भारतीय समाजशास्त्र वो क्या होता है, भारतीय अर्थशास्त्र वो क्या होता है, भारतीय मनोविज्ञान वो क्या होता है, पता ही नहीं है। दोनों उत्तर सही है, और इसलिए कड़वा सच ये है, यूनिवर्सिटी इज द एपिसेंटर ऑफ ऑल कल्चरल कैलेमिटीज इन अवर नेशन। सारा सांस्कृतिक दूषण, प्रदूषण, सब कुछ यूनिवर्सिटी से होकर ही आ रहा है, क्योंकि वही तो रिसर्च करता है, वही तो युवाओं को पढ़ाता है, वही तो मानस निर्माण करता है, वही फिर उधर सरकार को कंट्रीब्यूट करता है नीतियां बनाने के लिए। आईकेएस किसने बनाया है? एनईपी किसने बनाया है? क्या मोदी जी ने बनाया है? सरकार ने तो रचना कर दी है, बनाया किसने? अध्यापकों ने बनाया। आईकेएस के क्या हाल हो रहे हैं वो भी आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए अब एक सीधा साधा वाक्य लेकर चलो, जैसी शिक्षा वैसा व्यक्ति, जैसी शिक्षा वैसा समाज, जैसी शिक्षा वैसा राष्ट्र। क्योंकि माँ के पेट से जन्म के पहले से वो सीखता ही तो आ रहा है, बोलना सीखा, चलना सीखा, हंसना सीखा, खाना सीखा, सोचना सीखा, सब सीखता ही तो आता है बचपन से, इवन जन्म से पहले से, जन्म के क्षण से सीखता ही सीखता है। जैसा सीखता है वैसा करता है, जैसा सीखता है वैसा होता है। इसलिए शिक्षा यही मुख्य बात है। तो अब हमको क्या करना होगा? इससे बचना है और राष्ट्र को भी बचाना है। और जो हम कहते हैं कि नहीं परम वैभव को ले जाएंगे, क्या है परम वैभव? कल्पना, डिफाइन। वैभव अर्थशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, डिफाइन। अर्थशास्त्र के लोग डिफाइन करो परम वैभव क्या होता है। तो ये हमको नए से अध्ययन तो करना ही होगा, अध्ययन का कोई विकल्प नहीं। तो अब हमारे सामने करणीय कार्य क्या है? सबसे पहला नंबर 1 अध्ययन करो। आज जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है उस अध्ययन से पैसे के बिना और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है। देश की प्रजा को उल्टे रास्ते पर चलाने का पाप लगता है। इतने खराब शब्द आप सुन सकते हैं तो सुनो, लेकिन होता तो यही है। अगर बचना है, अगर इन पापों का प्रायश्चित करना है, अध्ययन करो। कौन सा अध्ययन? भारतीय ज्ञानधारा जिन शास्त्र ग्रंथों में सुरक्षित है उन शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करो।
रिसर्च के क्षेत्र में ऑथेंटिसिटी, प्रमाण का महत्व है। भारतीय शास्त्रार्थ में भी, भारतीय रिसर्च में भी प्रमाण का महत्व है। भारत में जब शास्त्रार्थ होता था, भारत के शास्त्रों का भारतीय पद्धति से जब शास्त्रार्थ होता है, जो हायर एजुकेशन एंड रिसर्च पर बेस्ड है, उसमें वेद प्रामाण्य है, भगवद गीता प्रमाण है, ब्रह्म सूत्र प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। आज तो कोई नहीं मानता उसको। वेदों में क्या लिखा है पता नहीं, भगवद गीता क्या कहती है पता नहीं, उपनिषद कौन से हैं पता नहीं। इतना अगर हमारे ज्ञान क्षेत्र का तिरस्कार और उपेक्षा हुई है, तो हम भारत को भारत कैसे बनाने वाले हैं? वास्तव में अपने आप को शिक्षित कहलाने वाले को भगवान गीता में क्या कहते हैं इसका तो पता होना चाहिए ना। नो मैटर वो कॉमर्स पढ़ता है कि साइंस पढ़ता है कि इंजीनियरिंग पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है, उसको क्या भारत की भगवद गीता का मालूम नहीं होना चाहिए? नहीं, वो जाएगा या तो फिलोसॉफी में या संस्कृत में, वहाँ सिखाया जाएगा। और वो लोग भी कैसा सिखाएंगे? अंग्रेजी पद्धति से सिखाएंगे। तो फिर तो अध्ययन के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। भारत की ज्ञान धारा को सजीवन करने के लिए, पुनर्प्रवाहित करने के लिए सबसे पहला अध्ययन करना होगा। परंतु दूसरा पक्ष उसका अधिक महत्वपूर्ण है। अध्ययन को, प्राचीन अध्ययन की परंपरा यदि जीवित रहती है, प्रवाहित रहती है, तो हर युग में, हर पीढ़ी में उसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन परिष्कृति के लिए है, परिवर्तन युगानुकूल होता है। संघ के लोगों को युगानुकूलता तो जैसे नींद में से उठे तो बोले युगानुकूलता, इतना पता है। हमारे अध्ययन को, हमारा अध्ययन खंडित हो गया है। देखिए 10 पीढ़ियों से खंडित हो गया, वो आपका हमारा दोष नहीं। हमारा ऐसा समय आया था देश का कि जिसमें ऐसा आक्रमण हुआ, सब खंडित हो गया। खंडित हो गया तो अब पुनः अध्ययन करना होगा, तब युगानुकूल प्रस्तुति करनी पड़ेगी। आज के समय में रेलेवेंट बनाओ, प्रासंगिक बनाओ, उस पद्धति से हमारी ज्ञान धारा जिन शास्त्र ग्रंथों में सुरक्षित है, उन शास्त्र ग्रंथों को प्रस्तुत करो। वेद क्या कहते हैं हिंदी में बताओ, उपनिषद के सिद्धांत क्या है हिंदी में बताओ, और 21वीं शताब्दी में क्या कैसी, किस भाषा में, किस पद्धति से, किस रूप में प्रस्तुति होगी, वैसी प्रस्तुति करो। ये यूनिवर्सिटी का रिसर्च विभाग होना चाहिए। अनुसंधान करना है तो इस प्रकार से अनुसंधान करना पड़ेगा। दिस इज फंडामेंटल रिसर्च। ये रिसर्च बहुत प्रभुत मात्रा में होना चाहिए। तीसरा, विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम बनाओ। ये पाठ्यक्रम सारे भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार होंगे और भारतीय ज्ञान देने वाले होंगे। पाठ्यक्रम बनाओ, पूर्ण रूप से भारतीय पद्धति से पाठ्यक्रम बनाओ, जिसमें थियरीज माने सिद्धांत, विचारधारा और सूत्र, पद्धति सब कुछ भारतीय हो, ऐसे पाठ्यक्रम बनाओ। उसके लिए पाठ्य पुस्तकें बनानी पड़ेगी, संदर्भ सामग्री बनाओ, और फिर इनको हायर एजुकेशन में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में सीमित न रखते हुए नीचे किंडरगार्टन तक लाओ, माने शिशु वाटिका तक ले आओ। क्योंकि शिक्षा तो ऐसे निरंतर चलती है। जो 16 वर्ष का होने तक अभारतीय पढ़ा, वो 16 वर्ष के बाद भारतीय कैसे पढ़ने लगेगा? उसका मानस बन गया, उसकी दृष्टि बन गई, उसका व्यवहार बन गया, उसकी व्यवस्था बन गई,
उसको उसको वही जच गया, अंदर बाहर हो गया, वो अचानक दूसरा कैसे सीखेगा? इसलिए जब से शिक्षा शुरू होती है तब से लेकर जब तक होती है तब तक करो। तो ये सारा तो हमको करना होगा। फिर इसको कुटुंब शिक्षा में लाओ, क्योंकि शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है और जीवन विकास के 60 से 70% कुटुंब में होता है और जन्म से या जन्म से भी पूर्व गर्भाधान से शुरू होता है। इसलिए कुटुंब शिक्षा में इसको लाओ, भारतीय विचार को, विचारधारा को कुटुंब में लाओ, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था करो। वहाँ कुटुंब में होने वाली शिक्षा को संस्कार कहते हैं, इसलिए संस्कार में लाओ, फिर वह व्यवस्था में आएगी। तो टेक्नोलॉजी की ओर देखने की भारतीय दृष्टि क्या है, उसके अनुसार टेक्नोलॉजी को अपनाओ या छोड़ो, उसके अनुसार वाणिज्य करो। ये सब हमको करना होगा, किए बिना तो होगा ही नहीं, ये करना ही होगा। और यहाँ जो कम्युनिटी बैठी है ना, उसकी जिम्मेदारी है, उसको करना होगा बाकी लोगों के लिए। उसके बाद दो पक्ष हैं। एक, ये तो शास्त्रीय अध्ययन हुआ, परंतु शास्त्रीय अध्ययन तो विद्यालयों में होता है। विद्यालयों के बाहर इतने बड़े जन समाज में लोक शिक्षा होती है, समाज प्रबोधन होता है। शास्त्र और समाज प्रबोधन दोनों की विचारधारा एक होनी चाहिए। तो शास्त्र तो ग्रंथों के निर्माण से, पाठ्यक्रमों से और पाठ्य पुस्तकों से, संदर्भ सामग्री से होता है, परंतु लोक शिक्षा, समाज प्रबोधन, समाज मत मानस बनाना, लोकमत परिष्कार करना, लोक जीवन, संपूर्ण प्रजा का जीवन उस प्रकार से चले, इसलिए माध्यम होते हैं फिल्म्स, सीरियल्स, गीत, नाटक, उपन्यास, कहानी, एडवर्टाइजमेंट, वस्त्र, आभूषण, यही सब लोकमानस के लिए होता है। तो हमारी कहानियाँ बनेंगी, उपन्यास बनेंगे, नाटक बनेंगे, फिल्में बनेंगी। अब आपको पता चलेगा कि कम्युनिस्टों ने मनोरंजन की दुनिया को इतना अपने अधीन कर लिया है, इसको कहते हैं कल्चरल कम्युनिज्म। फिल्में बनाने का काम करते हैं, सीरियल्स बनाने का काम करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही बनती है और सब कुछ व्यापार के लिए, पैसे के लिए। एवरीथिंग इज फेयर इन अर्निंग मनी। पैसा चाहे ना कुछ भी हो सकता है, स्त्रियों के देह का प्रदर्शन हो सकता है, व्हाट सो पायस अबाउट इट। उसमें क्या पवित्र अपवित्र है, उसमें क्या सही गलत है, ऐसा मिलता है ना, कर। सब कुछ बिकाऊ होना ये सेमेटिक विचारधारा का लक्षण है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए? मंदिर में भगवान के दर्शन भी बिकाऊ है। लंबी लाइन में खड़ा नहीं रहना है तो 300, 400, 500 रुपया देकर पिछले दरवाजे से दर्शन करो। दर्शन बिकते हैं, प्रसाद बिकता है। तीर्थ क्षेत्र पिलग्रिमेज टूरिज्म हो गया है। दिस इज द कन्वर्जन। ये जैसे हिंदू से मुसलमान हो जाना, ऐसे हिंदू से कम्युनिस्ट हो जाना, हिंदू से अमेरिकन हो जाना, क्योंकि वही पैसे से सब नापा जाता है ना। तो ज्ञान भी बिकता ही है। हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान भी बिकता ही है, क्योंकि वो अब भगवान भी बिकेंगे तो ज्ञान तो बिकेगा, उसमें कौन सा आश्चर्य है। संबंध भी बिकते हैं, सेवा भी बिकती ही है। ये अमेरिकनिज्म है, ये बिकाऊ नहीं है। हमारे यहाँ तो कितनी अधिक बातें बिकाऊ है ही नहीं, कुछ भी बिकाऊ नहीं था, अभी सब कुछ बिकाऊ हो गया। ये प्रजा मानस में फिट बैठ गया एकदम।
हाँ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो कल्चरल कम्युनिज्म है, ये लोकमानस का जो है, उसके लिए हमको इसमें भी जाना होगा। तो एक तो बचपन से शिक्षा, दूसरा कुटुंब शिक्षा, और तीसरा लोकमत परिष्कार। इसके लिए साहित्य निर्माण, फिल्मों का निर्माण, गीतों का निर्माण, नाटकों का निर्माण, कहानियों का निर्माण, ये सब करना होगा। और धीरे धीरे करके हमको प्रबोधन भी करना होगा। यूनिवर्सिटी इसका केंद्र होना चाहिए। माने ये जो संस्कार का, शिक्षा का, ज्ञान का प्रश्न है, उसको और कौन करेगा? आज हमारे देश में ज्ञान क्षेत्र की यही स्थिति है। भारतीय ज्ञान चाहिए, कौन जिम्मेदारी ले रहा है? सब कहते हैं सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार भी कहती है हाँ हमारी जिम्मेदारी, तो सरकार नई शिक्षा नीति बनाएगी, इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाएगी। परंतु सरकार बाय डिफॉल्ट कर क्या सकती है? पैसे की व्यवस्था करेगी, समिति बना देगी, कानून बना देगी, एडमिनिस्ट्रेशन बना देगी। बाद में आईकेएस का पाठ्यक्रम और पुस्तकों के रूप में किसका अधिकार क्षेत्र बनेगा? वो तो यूनिवर्सिटी को करना है। अब यूनिवर्सिटी कैसे करे तो उसको भी समझ में नहीं आता है कि करे तो कैसे करे। फिर ठाकुर माथुर इधर से उधर से कुछ कुछ करके हो जाता है। तब तक 20, 25, 30 वर्ष बीत जाएंगे तो और दूसरी एक नई शिक्षा नीति आ जाएगी। 1986 में नई शिक्षा नीति ही तो थी, 2020 में दूसरी नई आ गई, वो पुरानी हो गई, वो ये भी पुरानी हो जाएगी। तो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बिना संकल्प किए इसमें से कुछ हो। संकल्प करके दूसरी एक आवश्यकता है, उसके ऊपर आप विचार करिए। हम नहीं कर रहे विचार। स्वायत्त, स्वतंत्र, समांतर व्यवस्था नहीं निर्माण करेंगे तब तक हमारे सारे श्रम और शक्ति और संसाधन इसी प्रकार से व्यर्थ जाने वाले हैं। व्यर्थ क्यों कह रही हूँ मैं? अंग्रेजी माध्यम के नहीं करेंगे इसी प्रतिज्ञा करने वाले। अब एक तो अंग्रेजी माध्यम का जिले में होना चाहिए, यहाँ तक हम आ गए हैं, ऐसा ही होता रहेगा। बाकी तो फिर हम हिंदी माध्यम के बंद करने लगेंगे, यहाँ तक भी आ जाएंगे। अभी ऐसी इस दिशा में हम जा तो रहे ही हैं, नहीं जा रहे ऐसा नहीं। इसलिए स्वायत्त, स्वतंत्र, समांतर व्यवस्था नहीं की और ऐसा अध्ययन, अनुसंधान और निर्माण नहीं किया तो हम इस आक्रमण से पराजित हुए बिना नहीं रहेंगे, बचेंगे नहीं। ये युद्ध की ऐसी ही स्थिति है जिसमें हमको ये करना अनिवार्य है। अब ऐसे किसी की आवश्यकता है। जब शिवाजी महाराज के वो सरदार थे तानाजी मालुसरे, जो गढ़ आलापन सिंह गेला बोलते थे, और तानाजी जब मरना तो मराठों की सैन्य भागने लगा, सैनिक भागने लगे। तो तानाजी का छोटा भाई था सूर्या जी, उसने वो जो वो क्या होता है जिसको पकड़ कर ऊपर जाते हैं, वो घो होते हैं, वो हाँ वो डोर ही काट दिए। अब कहाँ जाएंगे? वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। अब लड़ो और जीतो या मरो, इतना ही रहा। तो वो लड़े और जीते और गढ़ मिल गया। ऐसे हमारे लिए भी पीछे के डोर काटने वाला कोई होना चाहिए, ऐसी हमारी स्थिति है। करो भारतीय शिक्षा करो, नहीं तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी में भी कोई स्थान नहीं है। ऐसा जब तक हमारी गर्दन पर कोई नहीं बैठेगा और हमें एक बंद कमरे में नहीं बंद कर देगा, करो भारतीय शिक्षा का पाठ्यक्रम करो। तुम इतिहास पढ़ा देना, इतिहास का करो। कौन दूसरे प्रोफेसर चाहिए क्या इतिहास के? लो 10, तुम 10 एक साथ बैठो करो, तभी दरवाजे खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे।
ऐसा करने वाला हमारे पीछे कोई होना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं। तात्पर्य ये है कि दूसरा मेरा थीसिस जो है वो यही है, स्वतंत्र स्वायत्त समांतर रचना, और तीसरी समग्रता में रचना। मैं समग्रता में क्यों कह रही, हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एक बार अर्थशास्त्र के एक प्राध्यापक, बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर कह रहे थे, हाँ हमने भी एमए के इस पेपर में, इस प्रश्न पत्र में 2 क्रेडिट का एकात्म अर्थनीति का टॉपिक डाल दिया है। ये क्या, इससे क्या एकात्म मानव दर्शन की प्रतिष्ठा होती है क्या? हमारा सिद्धांत तो ये होना चाहिए क्या इस देश की आईआईटी चलेगी तो वो भी एकात्म मानव दर्शन की शिक्षा पर आधारित होगी, और आईआईएम भी उसी आधार पर चलेगा, और सारी यूनिवर्सिटीज में बेस आधारभूत विचार कौन सा होगा, एकात्म मानव दर्शन, और उसके आधार पर शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान। ये करेंगे तभी तो कुछ शिक्षा में परिवर्तन होगा, नहीं तो हमारे प्रयास ऐसे ही जा रहे हैं। तो तीसरा है समग्रता में विचार करना, और शिक्षा के जितने भी आयाम हैं सबको एक साथ लेना। और चौथा है, अभी मैंने कहा था कि लोक शिक्षा, कुटुंब शिक्षा और विद्यालय शिक्षा, इन तीनों का विचार करना, और ऐसे साहित्य हमारे पास होना चाहिए। इतना भगीरथ प्रयास करेंगे तभी हम ज्ञान क्षेत्र को सेमिटिक विचारधारा के दुष्प्रभाव से मुक्त कर पाएंगे। और जब शिक्षा क्षेत्र या ज्ञान क्षेत्र मुक्त होगा तो बाकी सारे क्षेत्रों को भी मुक्ति का अनुभव होगा। और जब भारत इस प्रकार से भारत बनेगा तो विश्व को भी हम संकटों से मुक्त कर पाएंगे। विश्व की आशा भारत पर है, भारत की आशा हम सब पर है, शिक्षा पर है, और शिक्षा की आशा हम सब पर है। इस प्रकार से यदि हम विचार करने लगे और प्रयास करने लगे तो ऐसा विचार करना कि ये सब हम एक साथ कैसे कर सके। थोड़ा 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 करके ये होता नहीं है। ये हमारा 70 वर्षों का अनुभव बता रहा है ना। हमारा एक भी संगठन अब 70 वर्ष से कम आयु वाला तो नहीं है। क्या है हमारा अनुभव? हाँ, नहीं होगा। अरे कालो ययम निरवधिर विपुला च पृथ्वी। अरे काल तो अनंत है, होगा ना, कभी तो होगा ही। आम तो करते रहो, ये भाषा की करते रहो, क्या जो करना चाहिए वो करने लगो और करते रहो। तो ये बुद्धि का क्षेत्र है, ये विचारों का क्षेत्र है, ये ज्ञान के क्षेत्र है, और ज्ञान क्षेत्र हमारा आश्रय करके ही रहता है। और इसलिए हमारी सारी संभावनाएं कुछ इस प्रकार से विचार करेंगे तो बनेगी। संभावनाएं हैं। एक बार हमारे ही ऐसी विद्वत गोष्ठी में पूजनीय सत्संग चालक जी ने कहा था, देखो हमको कठिन लगता है, नहीं ये सारा काम कठिन लगता है, असंभव लगता है, सब कुछ लगता है। अभी सृष्टि का प्रलय आया नहीं, सृष्टि को जीना है। सृष्टि को यदि जीना है तो भारत के पास आना पड़ेगा। तो सृष्टि के सामने, माने दुनिया के सामने भारत के अलावा और कोई आश्रय नहीं है। और फिर भारत के ऊपर ही अगर सबका आधार है तो भी भारत को भारत बनना होगा, और कोई चारा ही नहीं है, और कोई उपाय ही नहीं है। और भारत को भारत बनना है तो भारत के ज्ञान क्षेत्र को चिंता करनी पड़ेगी, और भारत के ज्ञान क्षेत्र की चिंता अध्यापकों को करनी पड़ेगी। और ऐसे अध्यापकों ने मिलकर स्वायत्त स्वतंत्र समांतर रचना करके ऐसे विश्वविद्यालय निर्माण करो, ऐसे विद्यालय निर्माण करो जो असली भारतीय हो,
ये गुरुकुल के साथ आप प्राचीन ऐसा शब्द न जोड़ो, सनातन कल्पना की बात करो। और सनातन का तो अर्थ है नित्य नूतन चिर पुरातन। प्राचीन है परंतु आधुनिकतम भी है, ऐसे गुरुकुलों की कल्पना करो। प्राचीन नहीं, प्राचीन के साथ साथ मोस्ट अर्वाचीन, मोस्ट आधुनिक। मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन। दत्तोपंत जी हमेशा कहते थे पश्चिम माने आधुनिक नहीं, भारतीय आधुनिक, अपडेटेड, अप टू डेट 21वीं शताब्दी का भारतीय विश्वविद्यालय कैसा होगा, इसकी कल्पना करके समग्रता में ऐसा चलाने का। हमारे सबके अंतिम मुद्दा 2 मिनट का। हमारे सामने उदाहरण तो संघ का है, क्या नहीं किया, क्या नहीं सहा, किस पर नहीं टिके। मैं कहता हूं यह हिंदू राष्ट्र है, कहने वाला एक ही व्यक्ति था। मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू ना कहो कहने वाले अनेक हिंदू थे। कितनी बार प्रतिबंध आया, कितनी भीषण संकटों से गुजरा। देश में धर्म की संस्थापना, धर्म की प्रतिष्ठा और परम वैभव की कल्पना करने वाला आज तो एकमात्र संगठन है। कैसे हुआ? होता है। विश्व की नियति तो यही है, भारत की भी नियति तो यही है, ये होने वाला है। ऐसा संघ ने उदाहरण बताया है और हम लोगों की प्रेरणा तो वही है। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ में हमारे सूत्र चलते हैं, करने से होता है, करने से ही होता है। और तीसरा है करने से होता ही है। ऐसा हमारा पुनरुत्थान विद्यापीठ भी अभी जो मैंने कहा था 21वीं शताब्दी का भारतीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कैसी होगी उसका मॉडल निर्माण करने के लिए है। ये केवल पुस्तकें छापने के लिए नहीं है। शिक्षा का भारतीय प्रतिमान आधार क्या? एकात्म मानव दर्शन। प्रतिमान क्या? समग्र विकास। लक्ष्य का क्या? परम वैभव। करने से होता है, करने से होता ही है। इस सूत्र पर हम सबको चलने की आवश्यकता है। इस कार्य में हम सब जुड़ जाएं। ऐसी वृत्ति, शक्ति, बुद्धि परमात्मा हमें दे। ऐसी सबकी ओर से प्रार्थना करके मेरा विषय में समाप्त करती हूँ। नमस्कार। समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन फिर भी अपने पास 2-3 प्रश्न लेने का समय है और हम कोशिश करें कि एक प्रश्न दोबारा नहीं जाए। अपने स्थान पर खड़े होंगे, अपना परिचय अगर कोई दायित्व है तो वो बताएंगे, उसके पश्चात अपना प्रश्न रखेंगे। कि भारतवर्ष में सिनेमा बनने चाहिए, सीरियल बनने चाहिए, नाटक बनने चाहिए, विज्ञापन जारी होने चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में इनका केवल नेगेटिव ही रूप दिखाया जाता है। सिनेमा बनते हैं, उन सिनेमा में 65% बड़ियों को वो दिखाया जाता है लालची। ऐसे ही 70% ब्राह्मणों को पाखंडी बताते हैं। 85% सिखों को एक तरह से वो बताते हैं कि ये बुद्धिमान नहीं है, और क्रिश्चियन और मुस्लिम इनको बताते हैं 100% इनका करेक्टर है वो सकारात्मक दिखाया जाता है। तो ये जो ये व्यवस्था है भारतवर्ष में, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जो संत हैं, उन संतों को भी कहीं न कहीं जाकर, जैसे जाकिर नायक है, मुसलमान है, उसने विश्व में हदीस और कुरान का बड़ा व्याख्या की है, चाहे अब प्रतिबंध हो उस पर। इसी प्रकार से अपने संतों को भी
दुनिया में कहीं न कहीं जो वरिष्ठ संत हैं, प्रतिष्ठित संत हैं, विद्वान संत हैं, उनको भी कहीं न कहीं जाकर इस प्रकार के सनातन पर, हिंदू धर्म पर इसका व्याख्या करनी चाहिए और इस प्रकार का विषय रखना चाहिए। एक जैसे अपने 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में भारत के गौरव को उज्ज्वल हाँ गौरव को उज्ज्वल किया। इसी प्रकार से इनको भी जाना चाहिए। मेरा यही प्रश्न है। आपको प्रश्न नहीं था, आपके सुझाव हैं, लेकिन पहला जो आपने फिल्मों पर प्रतिबंध लगना चाहिए कहा ना आपने, ये फिल्में ऐसी क्यों बनती हैं? कम्युनिस्टों के हाथ में, इसलिए ऐसी बनती है। तो मैंने भी कहा प्रतिबंध तो तब लगता है जब आप देखने के लिए न जाए। फिर किसने कहा देखने के लिए जाओ? देखने के लिए जाने वाले लोग हैं, इसलिए वो कहते हैं कि लोग मांगते हैं वो हम देते हैं। तो प्रतिबंध नहीं, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो देखने से प्रेरणा मिले, संस्कार मिले। ऐसी 2-4 फिल्मों के नाम तो आपको भी मालूम होगा, काश्मीर फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स है ना? तो ऐसी अधिक बननी चाहिए। साहित्य निर्मित ऐसी होनी चाहिए। आज साहित्य पर कम्युनिस्टों की ही पकड़ है। एडवर्टाइजमेंट उन्हीं के अंदर, वो तो जो आपने कहा वो मैंने कहा था वही आपने कहा। करना क्या चाहिए? हमारी रेखा बड़ी करो, तब वो अपने आप छोटी हो जाएगी। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय सरकार नहीं बंद करवा सकती, उसमें अपने बच्चों को न भेजे पढ़ने के लिए यही उनको बंद करने का उपाय है। तो कौन बताएगा कि अंग्रेजी माध्यम में मत भेजो जब हम ही भेजते हैं? तो उपाय ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों पर प्रतिबंध डालो, ऐसा आप सरकार को कहेंगे। सरकार प्रतिबंध डालेगी, 2024 में कोई वोट नहीं देगा। ऐसे तो हमारी स्थिति है ना अभी। इसलिए लोकमत बहिष्कार करना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सादर प्रणाम कर रहा हूँ। गंगोधरपति शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जयपुर प्रांत से भाषा विभाग का दायित्व कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, आपने कहे कि पाठ्यक्रम में भारतीय का जो एक ज्ञान प्रभाव हो, जिसमें इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, गणित हो, उनके अध्यापक लोग बैठे। तो विज्ञान में, इतिहास में भारतीयता, क्या जो एक अध्यापक अभी है उनके साथ 10 अध्यापकों को भी एक रूम में लॉक भी कर दिया जाए, क्या वो भारतीयता ज्ञान प्रभाव को कैसे प्राप्त करेंगे? अक्सर हमें अपने संस्कृत उत्थान न्यास के जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सचिव जी माननीय अतुल कोठारी भाई साहब हर वक्त हमें बताते हैं कि बिना संस्कृत में भारतीय शिक्षा प्रभाव को आप नहीं जान सकते, संस्कृत जानना तो जरूरी है। तो उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें। नहीं, ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इसके लिए थोड़ा अंग्रेजी को दूर करना चाहिए कि अंग्रेजों ने हमारे लिए मानक निर्माण कर दिए हैं, और उसको छोड़ने के बाद इतिहास की भारतीय परिभाषा क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्तम कथा रूपम इतिहासम प्रत्यक्षम्। इतिहास माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों पुरुषार्थों की जो शिक्षा देता है। कैसे? पुरावृत्तम, जो पहले हो गया उसको कहानी के माध्यम से बताओ। पुरावृत्तम कथा रूपम, तो इतिहास माने कथा है। हम क्या इतिहास मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट ऐसा करके पढ़ते हैं, कथा रूप। तो हमारे सारे पुराण इतिहास है, हमारा महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास है, उपनिषद ज्ञान के शास्त्र के ग्रंथ हैं, परंतु ये सारे तो इतिहास है। होता क्या है कि जब इनको इतिहास कहते हैं तो रोमिला थापर कहती है कि ये तो गप्पाबाजी है, और हमारी सरकार और शिक्षा विभाग मान्य करता है कि नहीं, जेएनयू द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। खड़े हो जाओ, नो जेएनयू, से नो टू इट। हम कहते हैं ना इतिहास इसको कहते हैं तो इसको कहते हैं। ऐसा स्वबोध भी आवश्यक है, स्वाभिमान भी आवश्यक है। आओ चलो शास्त्रार्थ करने के लिए
एक बात ये, विज्ञान के बारे में भी वैसा ही है। तो जितने भी हमारे विषय हैं ना, उसकी भारतीय परिभाषा क्या है, इसको समझना होगा और समझा जा सकता है। केवल इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। दूसरा जो बताया ना कि अभी चल रहा है, उसमें कुछ डालो, उसमें कुछ डालो, ऐसा करके नहीं होता। खराब दूध में कितना भी अच्छा दूध डालो तो भी वो फट ही जाएगा, उसको अलग रखो। इसलिए मैं स्वतंत्र कहती हूँ। दूसरा भी आपने जो कहा कि संस्कृत अनिवार्य है, नहीं, अभी देखो हमको व्यावहारिक रूप से बीच का मार्ग निकालना पड़ेगा। संस्कृत हमको अभी अगर संस्कृत में ही सब कुछ पढ़ना है और शास्त्रार्थ करना है तो 2-4 जन्म तो हमारे निकल जाएंगे वेदों को संस्कृत में ही जानने के लिए। तो श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, इन सभी लोगों ने हमारा सारा भारतीय ज्ञान भारत की भाषाओं में लिखा, उसको पढ़ो और उसके माध्यम से समझो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने शुद्ध हिंदी भाषा में ही एकात्म मानव दर्शन लिखा है, समझो। उसके माध्यम से वेदांत को समझो, उसके माध्यम से औपनिषदिक चिंतन को समझो। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा विषयक जो भी लिखा है शुद्ध औपनिषदिक चिंतन है, बांग्ला भाषा में है, हिंदी में अनुवाद हुआ है, दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। समझना अलग बात है और वही का वही पढ़ना अलग बात है। इसलिए संस्कृत आनी चाहिए। संस्कृत गौरव की भाषा है, संस्कृत ज्ञान की भाषा है, परंतु आज का युगानुकूल, हमने कहा ना अभी, आज की स्थिति में भारतीय भाषाओं में वेद विचार, उपनिषद विचार, दर्शन का विचार, ये सब समझकर हमको इन सारे विषयों की रचना करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ हमारे ऐसे अध्ययन वर्ग बने, ऐसी रचना हो तो फिर ये हो सकता है। अभी मैंने एक मिनट में अभी मैंने कहा हमारी शक्ति, हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण, हमारी इच्छा, दृढ़ इच्छा कि भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, परंतु हम सरकार के पाठ्यक्रमों को छोड़ ही नहीं रहे हैं, उसकी रचना को तो छोड़ ही नहीं रहे। हमको लगता है इसके बिना तो होगा ही कैसे। तो फिर मैंने अभी अब कहा ना एकात्म अर्थनीति का 2 क्रेडिट का पाठ्यक्रम, उससे क्या एकात्म मानव दर्शन की प्रतिष्ठा होगी? क्या नहीं होगी। अगर हम थोड़ा पैरेलल समय विचार करेंगे तो ये सारा निकलेगा, सारा मिलेगा। इसलिए अभी मैं फिर से पुनरुत्थान विद्यापीठ का उदाहरण देती हूँ। देश भर के राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोग करने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले, चिंतन करने वाले लोगों को इकट्ठा करो। आज देश में ऐसे लोग हैं जो भारतीय विचार, भारतीय शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि सब हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके आधार पर पाठ्यक्रम बना तो फिर कठिन नहीं है। जो अपना होता है, जो हमारे अंतस्तत्व में है, जो हमारे लिए स्वाभाविक है, हमारा अपना है, वो तो हमें समझ में आने में समय ही नहीं लगेगा। ये अपना नहीं है, इसलिए फॉरेन बॉडी की तरह आत्मसात होता ही नहीं है और अंदर प्रॉब्लम्स निर्माण करता ही रहता है। वो फॉरेन बॉडी है। हम फॉरेन बॉडी में भारतीय पोषण डाल रहे हैं तो वो खा जाता है सब कुछ, ऐसा होता है। अंतिम प्रश्न प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी, अखिल भारतीय बौद्धिक टोली सदस्य, राष्ट्रीय स्वयं संरक्षण, शोध निदेशक, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। पुनरुत्थान विद्यापीठ ने जो अब तक किया है और लगातार कर रहा है, बहुत अच्छा काम। आपने ठेंगड़ी जी के वक्तव्य के साथ अंत किया। ठेंगड़ी जी कहा करते थे कि युद्ध का नेता अलग,
निर्माण का नेता अलग। 2010 से पहली बार आपको सुना, 13 वर्ष से सुन रहा हूँ। ये उद्बोधन का व्याख्यान हुआ और 14 में सरकार आई, 4 में वाजपेयी जी की सरकार गई, 5 में केंद्रीय स्तर पर एक टीम बनी और 5 में ही पुस्तकें तैयार हुई। 6 की जुलाई में एनसीईआरटी का जो पहला संस्करण है किसी भी विषय का, वो 6 की जुलाई का है। यानी 1.5 वर्षों में टीम ने पुस्तक बना करके तैयार कर दिया और 6 की जुलाई में एनसीईआरटी की पुस्तकें पाठ्यक्रम में आ गई। 14 में सरकार बनी, 14 से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अपने 7 संगठन हैं। सभी 7 संगठनों के केंद्रीय प्रांतीय अधिकारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस पर व्याख्यान होते रहे। बीच में 2020 में एनईपी आई, फिर उस पर व्याख्यानों का क्रम चला। मैं भी अलग अलग प्रांतों में लगभग 40 व्याख्यान किसी न किन्हीं 7 संगठनों के मंच से, उसके कई पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, दे चुका हूँ। लेकिन 14 और 9 वर्ष बीत गए। वे कौन से लोग थे जो 1.5 वर्ष में पुस्तकें तैयार करके रख दिए और 16 के जुलाई में छप करके प्रथम संस्करण पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया। और वहाँ कितना आपका हस्तक्षेप है मुझे नहीं मालूम, और ये प्रश्न यही नहीं रख रहा हूँ, संगठन के भी केंद्रीय अधिकारियों के पास रखा। लेकिन 9 वर्ष बाद भी हम अपने अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसको पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। पुनरुत्थान विद्यापीठ ने एक सामग्री तैयार की, लेकिन वह सामग्री भारत भर के विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जा सकती। उसके आधार पर पुस्तकें, उसके संदर्भ लिए जा सकते, लेकिन हम 9 वर्षों में पुस्तक तैयार नहीं कर पाए। मुझे लगा कि आज के व्याख्यान में आप बतलाएंगी कि होता ये था, अब हमने ये कर लिया है और इस तरह के पाठ्यक्रम रख दिए हैं। लेकिन सुनते हुए मुझे लगा कि 2010, 11, 12, 13 में जो व्याख्यान सुना था वही व्याख्यान आज भी सुना। हो सकता है। इसका कारण ये है कि जैसे ही 2004 में सरकार आई और 1.5 वर्ष में हो गया, क्योंकि JNU, ICHR, ICSR ये सब तैयार थे। जैसे ही बदलती है इसको लागू कर दो। हमारी तैयारी नहीं है कि जैसे ही सरकार बदलती है ये हमारे पाठ्यक्रम, ये हमारे पाठ्य पुस्तक नहीं। इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, वी आर नॉट वर्किंग इन एजुकेशन। मैंने अंत में यही कहा ना कि समग्रता में विचार करो, स्वतंत्रता से विचार करो। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन सकती है, हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं? नो, वो सरकारी यूनिवर्सिटी है और वहाँ कम्युनिस्ट छात्र और अध्यापक भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किए हुए वाइस चांसलर को रहने ही नहीं देते हैं। कहाँ है हिंदू यूनिवर्सिटी? कहाँ है हिंदू रिसर्च सेंटर? हमारे एक भी संगठन रिसर्च सेंटर है? पाठ्यक्रम समग्रता में बनाने वाला संगठन है? फिर सरकार नहीं करती है सब। सरकार, कांग्रेस ने तो अनुकूलता कर दी कम्युनिस्टों को, और कम्युनिस्टों के पास ये सब था और सरकारी पैसे से उन्होंने पाठ्यक्रम ही बनाए, पुस्तकें बनाए। JNU का प्राध्यापक इतिहासकार कहा जाता है और हमारी इतिहास संकलन योजना के अध्यक्ष वास्तव में इतिहासकार होते हुए भी वो इतिहास के प्राध्यापक कहे जाते हैं। हमारा स्वाभिमान, स्वबोध और प्रश्नों को समझने का रवैया कैसा है? तो क्वेश्चन इज फॉर अस, क्वेश्चन इज अगेंस्ट अस कि ये क्या है? स्ट्रेटेजी, प्लानिंग,
इसका भी तो कोई विचार है ना, तो ये हम नहीं करते हैं। इसलिए आपने कहा 13 में जो सुना था वही आज सुन रहा, आई डिसएग्री पार्टली, थोड़ा तो अंतर है। हमने कहा हम पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं, हमने संदर्भ पुस्तकों का निर्माण किया। ये ऐसे संदर्भ पुस्तक है जिसके आधार पर आप जो चाहो उस विषय के भारतीय पाठ्यक्रम बना सकते हैं, बनाओ। अब इसके आगे भी बढ़ना ही है, इसलिए हमने तो शुरू कर दिया है। अनुकूल सरकार होने पर भी तंत्र अनुकूल नहीं है। यूनिवर्सिटी और तंत्र अनुकूल था तो अनुकूल सरकार आते ही तुरंत हो गया, और हमारा नहीं हुआ। तो जरा इस पर भी विचार करना चाहिए, निर्धार करो कि करना है और ये करना है। ये क्या हो सकता है, ऐसा करके शुरू किया तो ये नहीं हो सकता। वैसे समय काफी हो गया है। एक छोटा सा है, आपने कहा कि बंद नहीं किए जा सकते, वैसे पर क्षमा करें। हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए, इंग्लिश का विरोध कैसे किया जाए? सरकार नहीं कर सकती पर पब्लिक कैसे करे, आम जनता। यहाँ जो बैठे हैं वो भी ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दिया ये दो बाद में पूछ लेना। अशोक जी वैसे बात है व्यक्ति से। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक शर्मा जी, सभाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, वे आए और सभी का आभार व्यक्त करें। वंदे मातरम, वंदे वाणी विनायक। आज इस पावन ज्ञान यज्ञ में सभी शिक्षाविदों का अभिनंदन, वंदन एवं धन्यवाद। मंच पर उपस्थित विविध शास्त्रों के मर्मज्ञ एवं उत्तम वक्त्री आदरणीय इंदुमती ताई जी को हृदय से नमन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। आपके अभिभाषण हम सभी अभिभूत है। भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय पर न केवल सैद्धांतिक अपितु प्रायोगिक पक्ष आपका पूर्णतया प्रशंसनीय है। निरंतर रूप से शिक्षा के ऊपर आपकी अनुसंधानात्मक दृष्टि सर्वविदित है। आपके द्वारा किया गया प्रकाशन परंपरा अतुलनीय है। तुलनात्मक दृष्टि से समसामयिकी विचारानुकूल शोध विषयक पुस्तक संरचना प्रज्ञानी सभी शिक्षाविदों के लिए लाभदायक है। आपका मार्गदर्शन सतत ऐसे ही मिलता रहे। आपको हृदय से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जयपुर एवं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रबुद्ध गोष्ठी में उपस्थित सभी शिक्षाविदों को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस गोष्ठी को सफल बनाने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोगी रहे उनका भी मैं कृतज्ञता से प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी एक सूचना है, उसके बाद राष्ट्रगीत होगा, उसके बाद हम प्रस्थान कर सकेंगे। ज्ञान सागर महाप्रकल्प में निर्मित एकों की सूची ज्ञान सागर के मोती नूतन विद्यापीठ की से आए डॉक्टर संदीप जी राकावत से इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ये सूची हम प्राप्त कर सकेंगे और प्रस्थान के समय पुनरुत्थान संदेश के रूप में आज की गोष्ठी का ज्ञान प्रसाद भी हम लेकर जा सकेंगे। अब राष्ट्रगीत के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हों। Shubhra Jyotsna Pulakitayami
बाल बिहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलामलां अतुलां सुजना सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मिता भूषिता